नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर एक बार फिर जहां बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम इसे फेल मिशन बताने में लगी हुई है। मगर बीजेपी की रणनीति एक तीर से कई शिकार करने की है। एक तरफ जहां पीएम से लेकर गृहमंत्री और बीजेपी के दिग्गज झारखंड का दौरा कर क्लीन स्वीप के मिशन पर लगे हैं, तो वहीं पीएम के दौरे की नजर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी टिकी हुई है, जिस पर लोकसभा चुनाव के नतीजे खासा प्रभाव डालने वाले साबित हो सकते हैं। तो देखना यह होगा कि झारखंड की सियासत में पीएम की आमद इस बार लोकसभा के साथ साथ कौन से तीर लेकर आती है। आज इसी विषय पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी एक बार फिर झारखंड आ रहे हैं। ये उनका तीसरा दौरा होगा। पीएम रविवार को जमशेदपुर पहुंचेंगे और जमशेदपुर से धनबाद लोकसभा पर सियासी निशाने साधेंगे। आपको बता दें, इससे पहले जब पीएम रांची आए थे तो उन्होंने रोड शो किया था, जिसमें लोगों की काफी भीड़ जुटी थी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक पीएम मोदी का जलवा देखने के लिए सड़कों पर उतरे। पूरे रांची को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ऐसे में बीजेपी अब दम भर रही है कि सियासत की राजधानी से लेकर राज्य के कोने कोने तक मोदी लहर देखने को मिलेगी। वहीं रांची पहुंचे बीजेपी के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ। रोड शो में जनसलाब देखने को मिला। अब बीजेपी गदगद है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए झारखंड हिंदी पट्टी के राज्यों में से सबसे अहम राज्यों में से एक है। हालांकि ये लोकसभा का चुनाव है। सवाल झारखंड में बीजेपी की सरकार का नहीं, बल्कि सियासत के उस घटनाक्रम का भी है जो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होगा। फिर भी लोकसभा चुनाव में 14 सीटें हैं और 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य बीजेपी रख चुकी है, ताकि इसका फायदा केंद्र की सरकार बनाने से लेकर विधानसभा तक बीजेपी को मिल सके। हालांकि जेएमएम का अपना दावा है। जेएमएम इस बार बीजेपी को झारखंड से साफ करने का दावा कर रही है। पीएम मोदी के बार बार झारखंड आने का फायदा बीजेपी को कितना होगा, ये तो 4 जून के नतीजे बताएंगे। मगर अब पीएम की होने जा रही रैली से सियासी तीर छोड़े जाएंगे, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव के दौरान तीसरे दौरे के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक तीर से कई निशाने साधने को तैयार बैठे हैं, तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम इसे प्रधानमंत्री का फेल शो बताती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के आने से कोई मोदी लहर झारखंड में नहीं दिखने वाली है और न ही बीजेपी के क्लीन स्वीप का सपना साकार होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की माने तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बार बार जिस तरह से झारखंड का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि झारखंड की 14 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सीरियस होकर चुनावी मैदान में अपनी रणनीति को बनाने और बचाने का काम करती हुई नजर आ रही है। देखना यह होगा कि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों के साथ ही साथ विधानसभा चुनाव पर बीजेपी के नेताओं का झारखंड दौरा किस तरह से रंग लाता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन 4 जून के नतीजे ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति और साथ ही साथ अपने मिशन में किस हद तक सफल हो पाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आमद को लेकर झारखंड में बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर प्रधानमंत्री 20 मई को पहुंचेंगे। 20 मई को झारखंड में 3 सीटों पर लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। आने वाली सीटों को लेकर प्रधानमंत्री और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकारिणी की जिस तरह से तैयारी चल रही है, देखना यह होगा कि 14 की 14 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में झारखंड की जनता पहुंचाती है या नहीं। तो घाटशिला में प्रधानमंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की ये तमाम जानकारी विद्युतीकरण महोत्सव के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। 21 मई को राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं झारखंड। एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ गृह मंत्री जिस तरह से पहले ही झारखंड का दौरा कर चुके हैं, और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी झारखंड में हाजिरी भरते हुए नजर आएंगे। झारखंड में 20 मई को दूसरे चरण की वोटिंग, 3 सीटों पर हो रहे हैं चुनाव।
3 सीटों पर 20 मई को होगी वोटिंग। पीएम के आने से पहले शुरू हुई सियासत, कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। तो आज प्रधानमंत्री की राजनीतिक दौरे को लेकर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अशोक बड़ाइक जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस नेता तारिक अनवर जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त कुछ ही देर में हमारे साथ कुंदन तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे। अशोक बड़ाइक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जिस तरह से 20 मई को होना है, और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा खाली लोकसभा चुनाव की क्लीन स्वीप को लेकर ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव पर भी असर डालने वाला होगा। एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कर रही है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, हम झारखंड में 14 सीट पे लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस 13 बीजेपी और 1 आजसू लड़ रही है। लेकिन झारखंड की जनता के सहित साथ पूरे देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आस्था है। उनके पिछले 10 सालों के आप कार्यकाल को देखेंगे तो वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित और विभिन्न जो शोषित समाज है, पिछड़े समाज है, जो अंत्योदय है, जो अंतिम समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा रहता है, पूरे की पूरी ये 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं समर्पित रही है। अब आप बात करेंगे कि सिर्फ गरीबों को, अगर आप देखेंगे कि विभिन्न तरह से जो कार्यक्रम थे, विभिन्न तरह से योजनाएं थे, उनको लाभान्वित कराने का काम किया। आप देखेंगे कोविड के समय में 80 करोड़ लोगों को पूरे दुनिया में, आप देखेंगे कि दुनिया में जिस तरह से कोरोना महामारी के समय लोगों के कई ऐसे देशों में लोगों के थाली से अन्न गायब हो गया था, उस स्थिति में देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ देशवासियों को, जो गरीब लोग थे, उनको मुफ्त अनाज 5 केजी मुफ्त अनाज देने का काम किया था। आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में जो महिलाओं को सम्मान देने के लिए शौचालय निर्माण का जो काम हुआ, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान देने का काम हुआ। आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कई ऐसे कच्चे घर पक्के मकान में बदल गए। आप देखेंगे कि जो महिलाएं जो कहीं लकड़ी से, कोयला से खाना बनाती थी, उनके लिए उन्होंने उज्ज्वला गैस के माध्यम से उन्होंने सिलेंडर देने का काम किया। और तो और किसान सम्मान निधि के माध्यम से कई ऐसे किसान जो कांग्रेस के शासनकाल में कहीं ना कहीं वो आत्महत्या करते थे, ऋण के बोझ से दबे रहते थे, और कहीं ना कहीं वो इस देश के अर्थव्यवस्था बढ़ाने में, कृषि प्रधान देश होने के नाते किसानों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन कभी 75 सालों में किसान के ऊपर कभी कोई ऐसा योजना या कोई ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं चला। ये नरेंद्र मोदी जी के शासन में पहली बार है कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को दिल खोलकर उनको सहयोग किया जा रहा है। और तो और मैडम, ये सिर्फ योजनाएं की बात नहीं है, हम अगर सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बीजेपी अगर इस देश की मान सम्मान स्वाभिमान की बात करती है तो प्रभु श्री राम जी को हम लोग इनकार नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम जी के जो 500 साल के जो उनका जो वनवास था, जो कांग्रेस की सरकार में उनको टेंट पे रहने पे मजबूर कर दिए थे, ये नरेंद्र मोदी जी आए और उनको टेंट से हटाकर भव्य और दिव्य अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाकर देशवासी और दुनियावासियों को देने का काम किया। नहीं, लेकिन अशोक बड़ाइक जी, ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं यहाँ पर गिरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम साफ तौर पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और उसके बाद रक्षा मंत्री जिस तरह से झारखंड का दौरा कर रहे हैं, क्लीन स्वीप का जो आपका सपना है उसके बाद भी साकार नहीं हो पाएगा, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, एक बात बता रहे हैं, एक तरफ ईमानदार नेतृत्व है केंद्र में, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का खड़ा है। इंडिया अलायंस के लोग, हम लोग अगर झारखंड में है, झारखंड की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कांग्रेस के एक नेता धीरज साहू की यहाँ 350 करोड़ मिलती है। कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ सरकार में मंत्री, कांग्रेस के नेता विधायक दल जो है आलमगीर आलम साहब, उनके यहाँ से 35 करोड़ मिलती है। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं राज्य के राजस्व को, राज्य के जो भविष्य के लिए जो पैसा रखा गया था, उस राज्य के राजस्व को छीन कर इन लोगों ने अपना निजी राजस्व बनाने का काम किया था। तो लड़ाई एक तरफ ईमानदार नेतृत्व है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में कहीं ना कहीं इंडी के जो नेता, इंडी अलायंस के जो नेता है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार। ठीक है, इस पर जवाब लूंगी मैं। तारिक जी, जवाब दीजिएगा इस पर आप। अभी जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से बुखलाई हुई है। अभी जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें इनका इंटरनल सर्वे भी बता रहा है ये पूरी तरह हार रहे हैं। इसी कारणवश लगातार पीएम का दौरा झारखंड में हो रहा है, क्योंकि पहले चरण से ही इनको अनुमान हो चुका है कि ये हार रहे हैं। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई किसानों के लिए ये सरासर, ये तो काला सच है। ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से ये देश के इतिहास में अभी तक सबसे बड़ा किसान आंदोलन इनके शासन काल में ही हुआ, जिसमें काफी संख्या में किसानों ने बलिदान दिया। यदि किसान के लिए अच्छी काम करते तो किसान आज सड़कों पे नहीं होते। इन्होंने बोला कोविड महामारी में आपने देखा था कि किस तरीके से कोविड महामारी में देश
कि जनता, गरीब जनता, किसान, बेरोजगार किस तरीके से रोड पर भटक रहे थे, कोई भी सुविधाएं नहीं थी। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पैसा वसूली का काम कर रहे थे। ये सोच से पड़े हैं। आज हमारे देश की जनता जान रही है कि किस तरीके से बीजेपी से ताहिमाम करने का काम और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। आज एक तरीके से इनका सीधा सीधा असर आप देख सकते हैं कि इसका सीधा असर आज गरीब लोगों पे पड़ा है, गरीब जनता पे पड़ा है, गरीब असहाय मजदूरों पे पड़ा है, रोजगार ये युवाओं पे पड़ा है। आपने देखा कि किस तरीके से अग्निवीर योजना ला करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम नहीं, लेकिन तारिक अनवर जी, इसका फैसला तो आने वाले समय में जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना टारगेट लोकसभा चुनाव के लिए सेट किया है, क्लीन स्वीप की वो बात कर रहे हैं, और उसके लिए उनके तमाम दिग्गज झारखंड में बार बार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, ये देखने वाली चीज है क्योंकि डरे हुए ये पूरी तरीके से डरे हुए हैं। इन्हें पूरा अनुमान हो चुका है कि जनता हमें नकार रही है। हमने जो आज तक 10 साल के अंदर हमने कोई काम नहीं किया है, इसी चलते ये डरे हुए हैं। ये लगातार झारखंड में प्रोग्राम कर रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री जी इतने ही साफ छवि के होते, उतने ही अच्छे किए रहते, तो क्यों नहीं ये मणिपुर में जाकर के एक भी सभा की, जहाँ पे महिलाओं के साथ में अत्याचार होने का काम किया। मैं इतने साल से मणिपुर जल रहा था, क्यों नहीं प्रधानमंत्री अमित शाह जी का किसी भी बीजेपी के बड़े नेता का मणिपुर में एक भी सभा हुई? इस पे सोचने वाली चीज है, क्योंकि ये सरकार। अशोक बड़ाई जी, इस पर जवाब दीजिएगा आप। तारिक अनवर जी जो बात उठा रहे हैं, तो ये लोग क्या ना, ये शहजादे ग्रुप के लोग हैं। ये शहजादे, जो इनके नेता, जो शहजादे सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति, वो जिसके नाना नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर जो पूरा एक परिवार है इनके लिए लोकतंत्र है। वो तो एक गरीब चाय वाला का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, एक आदिवासी समाज की बेटी जब देश की राष्ट्रपति बनती है, तो इन लोगों को लगता है कि ये देश के संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। बहुत अच्छी बात है बड़े जी, इसीलिए तो आपने राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसमें आपने एक दलित राष्ट्रपति का अपमान करके उन्हें उसमें बुलाया नहीं। राष्ट्रपति भवन का जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उसमें आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। ये तो सोच से परे वाली चीज है ना। मंदिर आप लोगों ने कितना, यदि आप उतना ही दलित प्रेमी होते तो आप राष्ट्रपति को बुलाते, संसद भवन के उद्घाटन में आप बुलाते राष्ट्रपति को। प्रभु श्री राम से आशीर्वाद नहीं, आप बुलाते उनको, आप बुलाते राष्ट्रपति को, आप बुलाते वहां पर। आपने क्यों नहीं बुलाया राष्ट्रपति को? आपकी मंशा साफ जाहिर होती है कि आप दलित विरोधी है। एक दलित चेहरा ला करके आपके सामने मुखौटा के तौर पर रख दिया है, और आप नहीं चाहते कि कोई भी दलित को सही उनको जगह मिले। यदि आप चाहते तो एक दलित राष्ट्रपति को उस जगह पर बुलाने का काम करते। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को किसने बनाया था? वो दलित समाज से आते थे, बीजेपी ने बनाया था। आदिवासी समाज की बेटी, आदिवासी समाज के साथ में आपने अत्याचार करने का काम किया है। कौन किया है? संदेश खाली के आपने काम किया है। आपने एक तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया। संसद भवन के उद्घाटन में आपने उनको बुलाने का काम नहीं किया है। प्रभु श्री राम का अपमान करने का काम किया है। आपके नेताओं ने एफिडेविट करके प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम किया। आप बात करेंगे? आपको तो तुष्टिकरण की, हमारे किसी नेता ने प्रभु श्री राम सबके लिए माननीय है, सबके लिए पूजनीय है, और हमारे किसी नेता ने प्रभु श्री राम की अवहेलना नहीं की है। लोगों को भी आमंत्रण किया गया था। ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था। नहीं तो ये धार्मिक कार्यक्रम था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों वहां पे किए? कोई दलित समाज, कोई पिछड़ा वर्ग का क्यों नहीं वहां पे जाकर के प्राण प्रतिष्ठा में बैठा? आप इसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं कोई गरीब चाहते, प्रधानमंत्री जी चाहते वहां के लोग, तो किसी भी गरीब लोगों से भी वहां के प्राण प्रतिष्ठा का काम वहां पे बैठाया जा सकता था। नरेंद्र मोदी जी की अपनी आस्था नहीं है। अगर वो मंदिर का, ये तो देश का सौभाग्य है कि देश में सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति अपने सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो इसमें तो आपको सहमति देनी चाहिए। बड़े जी एक चीज बताइए कि भाई क्यों नहीं राष्ट्रपति जी वहां पे गई? आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं राष्ट्रपति जी को वहां बुलाया गया? क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति जी आई? पार्टी ने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है। आप लोगों ने उनको हराने। चलिए ठीक है, मुद्दे पर वापस आइए। तारिक जी, झारखंड में बीजेपी तो 14 और क्लीन स्वीप की बात कर रही है। आपका टारगेट क्या है? कितनी सीटें लाएंगे आप? हम लोग 14 में 14 सीटें जीतने का काम कर रहे हैं। बीजेपी यहाँ 0 में, शून्य में सिमट रही है। इनका वजूद जो है झारखंड की जनता जान चुकी है। ये किस तरीके से ये आदिवासियों को छलने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से आदिवासी मुख्यमंत्री को एक षड्यंत्र के तहत नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा तो तारिक जी जिस तरह से जनसभाएं और रैलियां लगातार रैली पे रैली की जा रही है, क्या आपको लगता है कि आपके नेताओं को झारखंड पहुंचने की जरूरत नहीं है? प्रभु श्री राम का अपमान करने का काम किया है। कौन किया है? संदेश खाली के बारे में। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा तो तारिक जी जिस तरह से जनसभाएं और रैलियां लगातार रैली पे रैली की जा रही है, क्या आपको लगता है कि आपके नेताओं को झारखंड पहुंचने की जरूरत नहीं है?
हमारे नेता की भी रैलियां हो रही है झारखंड में। अभी कुछ हजारीबाग में हुई, बड़े हजारीबाग में हुई, और जगह जगह पे जहां जरूरत हो रही है हमारे नेता भी आ रहे हैं। हमारे नेता भी आकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इनके नेता में भीड़ी नहीं उमड़ रही, इसलिए डर से वो नहीं आ रहे हैं। हमारे नेता जान रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता जान चुकी है कि मोदी जी का जो योजना है, मोदी जी क्यों नहीं एक भी मुद्दे की बात करते हैं, क्यों नहीं वो रोजगार की बात करते हैं, क्यों नहीं वो गांव के बीच में। वो तो नरेंद्र मोदी जी है, चाय वाला का बेटा। उनको गांव गरीब को भावनाओं को वो समझते हैं, इसलिए आप सही बोले कि वो चाय वाले के बेटे हैं। आपने अभी बोला कि वो चाय वाले के बेटे, चाय वाले के बेटे यदि वो है तो गरीब जनता को जब कोविड वैक्सीन लग रही थी तो कोविड वैक्सीन के कंपनी से वो के बॉन्ड के थ्रू पैसा लेने का काम नहीं करते। इलेक्ट्रॉक बॉन्ड में साफ साबित हो गया कि कोविड वैक्सीन जो बनाने वाली कोविशील्ड कंपनी है उससे करोड़ों रुपया बीजेपी ने चंदा लेने का काम किया। इससे क्या जाहिर होती है कि आपने गरीब की जनता, देश की जनता के भविष्य के साथ, देश की जनता को के जान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। ये बीजेपी कहाँ बोलेगी, क्या बोलेगी बीजेपी? वो तो हमारे सरकार में वो ट्रांसपेरेंट, वो पारदर्शिता तरीके से चंदा का लेन देन हुआ है, जो आज बैठ के वो बड़ा वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके आदेश पर उनके आदेश पर एसबीआई ने ये सारा चीज जो है सामने प्रस्तुत किया है। ये तो आप तो चाहते हैं, तो आपने तो सबसे पहले आप दलित की बात करते हैं, आपने सबको आप बोलते हैं कि भाई टोटल आरटीआई का जो राइट था उसको भी आपने खत्म करने का काम कर रहे। लेकिन 75 सालों में आपने नेहरू जी के समय में कौन सा चंदा लेन देन करते थे उसका हिसाब किताब आप रखे हैं? इंदिरा गांधी जी रहे उसके समय का चंदा का हिसाब किताब रखे हैं? राजीव गांधी के समय चंदा का हिसाब किताब रखे हैं? नहीं रखे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की पारदर्शिता सरकार के कारण में आज आप चैनल में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है। तो इसलिए अच्छा एक चीज बताए, एक चीज ये सोचने वाली चीज है कि जिसपे आपकी ईडी, जिसपे सीबीआई जा रही है वही कंपनी आपको चंदा दे रही है। मतलब एक तरीके से आप ईडी और सीबीआई को एक तरीके से चंदा वसूली करने के लिए आपने खड़ा करके रखा है। आज तक 70 साल के काल में आपने कभी देखा कि कांग्रेस के द्वारा कभी भी दबाव डाल करके किसी भी व्यापारी वर्ग से चंदा वसूली किया गया? लेकिन ये आपके शासन में तारिक अनवर जी, आप भारतीय जनता पार्टी पर तो सवाल उठा रही, यही सवाल अगर झारखंड में आपने उठा लिया होता, आलमगीर आलम की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार को लेकर खेल चल रहा है, कांग्रेस और जेएमएम में सवाल क्यों नहीं उठाए जाते फिर? जीजा जी मैडम ये सोचने वाले विषय है कि आलमगीर साहब के पीए के नौकर के यहाँ वो कैश बरामद हुआ है। एक बात बताइए, सीधी कहाँ साबित हो रहा है कि आलमगीर साहब के घर पे पैसा मिला? क्या ईडी ने उनके घर से पैसा बरामद किया है? नहीं, ईडी ने उनके घर से पैसा नहीं बरामद किया, लेकिन जिस तरह से इस्तीफा दिया गया है, अभी ये भी प्रूव नहीं हुआ है कि उनका कोई लिंक नहीं है। तारिक अनवर जी, एक चीज ये सुनने वाली चीज है, एक तरफ मोदी जी भाषण दे रहे हैं बरही में, ये कोडरमा में, कि ऐसा होना चाहिए, उधर ही ईडी आलमगीर साहब को गिरफ्तार करती है। तो ये तो साफ जाहिर होता है ना कि ईडी किसके इशारे पे काम कर रही है। अरे तारिक जी, अब ईडी का राग अलापना बंद कीजिए ना। इतना करोड़ कैश मिल रहा है, उस कैश का जवाब फिर आप दे देना, फिर आप उस कैश का जवाब दे दें कि किसका है, और उसके बाद कैश किसके यहाँ से मिल रहा है, कैश किसके यहाँ से मिल रहा है, कैश नौकर के यहाँ से मिल रहा है, ये जवाब तो नौकर देगा ना वो कैश कहाँ से लाया। नहीं तो क्या नौकर किससे लिंक्ड है? अगर अभी यही बीजेपी के नेता से लिंक्ड होता तब तो आप सवाल कर रहे होते। किसके यहाँ नौकर है उनके पीए का। अशोक बड़ाई जी, आप अपना पक्ष रखिएगा। वो एक सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम कहाँ से पैसा ला रहा है, क्या ला रहा है, तो सरकारी मुलाजिम जवाब। तारिक अनवर जी, सरकार आपकी है, इसकी जिम्मेदारी, राज्य में क्या हो रहा है इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो उनके मुंह में दही जम जाती है। आज ये लोग बोलने की स्थिति में नहीं है मैडम कि 35 करोड़ पूछे, बताइए ना, आपके चैनल के दर्शकों को बताइए कि 35 करोड़ किसके हैं। धीरज साहू जी के यहाँ घर से 350 करोड़ रुपए जो नगद बरामद हुआ था वो किसके हैं? मालिक जी, क्या आपका ईडी ने अभी तक खुलासा किया कि धीरज साहू ने तो टोटल वो हिसाब दे दिया? ईडी ने बरामद किया कि 350 करोड़ रुपए जो आपने बोल रहा है धीरज साहू जी क्या से कहा, वो तो शुरू से ही वो पूरा इतिहास है उनका, केवल शुरू से ही एक बिजनेसमैन फैमिली के, उनका परिवार पूरा बिजनेसमैन है। वो धीरज साहू जी हिसाब दे रहे हैं कि उनके यहाँ कहाँ से आया पैसा, उन्होंने ईडी को हिसाब भी दिया। नहीं तो आप चंदे पर सवाल उठा रहे हैं, चंदे पर ठीक है आप सवाल उठाइए, राजनीतिक दौर चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन फिर इस बात का भी जवाब दीजिए कि झारखंड में जो भ्रष्टाचार के पैसे, इधर उधर पैसों का अंबार लगा हुआ है, वो किसके पैसे हैं, इसका जवाब राज्य में सरकार आपकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो मैं सवाल कर लेती।
मैम ये जांच का विषय है, ईडी जांच कर रही है, ईडी ने अभी तक कोई अपना जवाब नहीं दिया है। ये जांच का विषय, जांच करे, अपने आप सामने आ जाएगा ये पैसा किसका है, किसके साथ लिंक है। जो मुजरिम होगा उसको सजा मिलेगी। अशोक बड़ाइक जी, छोटा सा फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का संगठन है, देश और प्रदेश को लूटने वाले का गिरोह है। जनता ऐसे लोगों के साथ नहीं जा सकती। और देश की जनता ने, मैडम मैं आपको बता दूं, देश की जनता ने ठान लिया है कि राष्ट्र विरोधी ताकत को उखाड़ फेंकना। भैया एक चीज जानने वाली चीज है कि घोटालेबाज तो आप लोग हैं, वो तो साफ साफ जाहिर हो रहा है इलेक्ट्रो बॉन्ड से कि आपने कितना 16,000 करोड़ रुपए आपने किससे चंदा लिया। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन घोटालेबाज होते तो आज जो 70 साल से कांग्रेस ने किया उसे आप लोग ने बेचने का काम किया है। तो आप ये उल्टा इल्जाम हम पे क्यों लगा रहे? ये तो सीधा सीधी साबित हो रहा है ना कि आपने किससे किससे चंदा लिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, देखना ही होगा कि जनता किसके पक्ष में 4 जून को फैसला सुनाती है। अशोक बड़ाइक जी और तारिक अनवर जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड में एक तरफ प्रधानमंत्री का दौरा एक बार फिर से हो रहा है, जमशेद नगर पहुंच रहे हैं 20 मई को, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप और सियासी हमले भी लगातार जारी हैं। देखना ही होगा कि इन हमलों के बीच में और तमाम रणनीतियों के बीच में जनता आखिर किसके पक्ष में अपने मत का प्रयोग करती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बनी रही इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।